नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 1 ओल्ड पेपर 2018 की बात करेंगे। हिंदी भाषा का पूरा पेपर सॉल्व पेपर करेंगे। HSTT 2018 का प्रीवियस सॉल्व पेपर करने वाले हैं। इसके बाद जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लास होने वाली है, तो प्रीवियस के पेपर करना बहुत ज़रूरी है। किस लेवल का हमें करना चाहिए, तो सभी लोग तैयार हो जाइए सभी प्रश्नों को अटेंड करने के लिए, फीडबैक करने के लिए, जिनमें से पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, सही विकल्प बताना है। जो एग्जाम में पूछा गया था कि महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक का समय क्या माना जा सकता है। तो महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक का जो समय माना जाता है, वह आपका भक्ति काल का समय माना जाता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि जो लोग स्वार्थ वश व्यर्थ की प्रशंसा और खुशामद करके वाणी का दुरुपयोग करते हैं, वे सरस्वती का गला घोटते हैं। ऐसी तुच्छ वृत्ति वालों को कविता नहीं करनी चाहिए। कविता उच्चाशय उदार एवं निस्वार्थ हृदय की उपज है। सत्कवि मनुष्य मात्र के हृदय में सौंदर्य के प्रभाव बहाने वाला है। उसकी दृष्टि में राजा और रंग सब समान है। वह उन्हें मनुष्य के सिवा कुछ नहीं समझ सकता। सतकवि की क्या विशेषता होती है, प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। सतकवि यहाँ पे आपके आया हुआ है कि सतकवि मनुष्य मात्र के हृदय में सौंदर्य के प्रवाह बहाने वाला होता है। तो सतकवि का यहाँ पे आशय पूछा गया है। तो सतकवि का आशय यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह होगा सतकवि का उद्देश्य मानव हृदय में सौंदर्य का उन्मुक्त प्रवाह करना होगा। सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था, इतना कठिन भी प्रश्न नहीं था। इसके बाद अगला कि सही विकल्प को बताना है कि नाटक में किसका ध्यान अधिक रखा जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं नाटक में जो है प्रभाव का ध्यान जो है सबसे अधिक रखा जाता है। इसके बाद है कि अंग्रेजी में कौन सी नई ध्वनि हिंदी में आई है। तो अंग्रेजी में से जो है जो नई ध्वनि हिंदी में आई है और वह हमारी कहलाती है आ। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रासो काव्य परंपरा की प्रवृत्ति इनमें से कौन सी है। तो रासो काव्य परंपरा की प्रवृत्ति जो मानी जाती है, इनमें से दार्शनिक मान्यताओं की बात करते हैं या ऐतिहासिक का भाव की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सभी बताइए। देखिए, रासो काव्य की परंपरा की प्रवृत्तियां जो मानी जाती हैं, ऐतिहासिकता का भाव यहाँ पे माना जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, पराजित और निराश उत्तर भारत को चौथे महान धर्म सुधार की प्रेरणा दक्षिण भारत से मिली, ये कथन जो है किसका है। तो पराजित और निराश उत्तर भारत को चौथे महान धर्म सुधार की प्रेरणा दक्षिण भारत से मिली, ये जो कथन है ये डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी का कथन हो जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो ही है, यही जनतंत्रात्मक भारत में राजभाषा भी होगी, यह कथन किसका है। तो यह कथन आपके किसका है, सी राजगोपालाचारी जी का कथन। अगला प्रश्न है कि सही विकल्प यहाँ पे बताना है कि संक्षेपण से अभिप्राय एक ऐसी रचना से होता है। देखिए, संक्षेपण से अभिप्राय किस प्रकार की रचना से होता है। तो संक्षेपण का अभिप्राय होता है ऐसी रचना से जिसमें किसी वक्तव्य, लेख, निबंध, अनुच्छेद आदि में व्यक्त किए गए भावों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला है, सही विकल्प यहाँ पे भी बताना है कि व्यावसायिक क्षेत्र में संक्षेपण एक किसके रूप में प्रयुक्त होता है। तो व्यावसायिक क्षेत्र में संक्षेपण जिसके रूप में आपका उपयुक्त होता है वह कहलाता है परिभाषिक शब्द। जी हाँ दोस्तों, व्यावसायिक क्षेत्र में संक्षेपण एक जो होता है परिभाषिक शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न यहाँ पे जो दिया गया है कि संक्षेपण शब्द अंग्रेजी के प्रेसी का हिंदी अनुवाद है, तो प्रेसी मूलतः किसका हो जाता है। यहाँ पे प्रेसी मूलतः जो होता है फ्रेंच भाषा के प्रेस ड्यूअर से बना हुआ है। ठीक है, बी ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। सही विकल्प बताना है किसमें प्रासंगिक कथाओं का अवसर नहीं होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कहानी में जो है प्रासंगिक कथाओं का अवसर नहीं होता है। बाकी उपन्यास, नाटक और निबंध में होता है, लेकिन कहानी में नहीं होता है। शब्द से उत्पन्न प्रतीत ही वाक्य है, अर्थ है, रीति है, ध्वनि है। तो जो शब्द पे
शब्द से उत्पन्न प्रतीति होती है उसे ही अर्थ बोला जाता है। शब्द से उत्पन्न प्रतीत को ही क्या बोला जाता है? अर्थ बोला जाता है। अगला है उपन्यासकार तिथियों और नामों की कल्पना करता है। कौन करता है? तो वह दोस्तों संभावित सत्य का चित्रण। उपन्यासकार तिथि और नामों की कल्पना कर संभावित सत्य का चित्रण करता है। अगला रिक्त है किसमें किसी घटना का पदार्थ का वर्णन रहता है। तो किसी घटना या पदार्थ का वर्णन किसमें रहता है? तो वह दोस्तों वर्णनात्मक निबंध की बात करें। अगला किसमें किसी विषय का पर रोचक ढंग से विचारों को प्रकट किया जाता है। रोचक ढंग से विचारों को प्रकट किया जाता है और वह है विचारात्मक निबंध। विचार को प्रकट किया जा रहा है मतलब विचारात्मक निबंध की बात कर रहे हैं। अगला है दृश्य वस्तु बिंब का दूसरा रूप क्या कहलाता है। तो दृश्य वस्तु बिंब का यहाँ पे दूसरा रूप पूछा जा रहा है और वह होता है अलंकृत बिंब। क्या होता है? अलंकृत बिंब की बात करते हैं। सही विकल्प यहाँ पे बताना है कि उपन्यास के कथानक को 3 प्रधान भागों में बांटा जा सकता है। उपन्यास के कथानक के जो 3 प्रधान हैं उनको 3 प्रधान भागों में बांटा जा सकता है। वह कौन कौन से हैं? वह प्रारंभ या प्रस्तावना, मध्य या विकास, परिणाम या समाप्ति। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला खाली स्थान दिया गया कि जब कोई वस्तु या कार्य किसी अप्रस्तुत वस्तु, भाव, विचार, क्रियाकलाप, देश, जाति, संस्कृति आदि का प्रतिनिधित्व करता हुआ प्रकट किया जाता है तो वह प्रतीक कहलाता है। तो वह कौन सा प्रतीक कहला जाता है? तो वह दोस्तों आपका अपने रूप, गुण, कार्य या विशेषताओं के सादृश्य या प्रत्यक्षता के कारण प्रतीक कहला जाता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा कि मध्यकाल में फारसी, अरबी, तुर्की, पाश्तो भी कौन सी ध्वनियाँ हिंदी में आ मिली मध्यकाल में? तो वह कहलाती हैं का, खा, गा, जा और फा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला किसी वस्तु, भाव या विचार के इंद्रिय गोचर बनाने के मूल व्यापार के साथ बिंब योजना अन्य कार्य भी सिद्ध करती है, वो निम्न में से कौन सी नहीं बताना। देखिए काव्यार्थ को पूर्णतः स्पष्ट करना ये होगी, भाव को संप्रेषित करना, उत्तेजित करना ये भी होगा, वस्तु या घटना को प्रत्यक्ष करना ये भी होगा, लेकिन कुरूप, सौंदर्य या दुर्गुण को हृदय विकारी बनाना यह मूल व्यापार के साथ बिंब योजना का कार्य भी सिद्ध हो, इनमें से आपका नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कौन सा माना था। ये अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास की बात करेंगे और वह है श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की सीमा क्या मानी है? तो उन्होंने 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी माना। अगला है प्रयत्न के आधार पर काखा, गागा, घा किस भेद के अंतर्गत आते हैं? तो प्रयत्न के आधार पर यह स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं। अगला प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों में कौन से भेद होते हैं? तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों में स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संगी और नासिक। स्पर्श संघर्षी, नासिक, पार्श्विक, उच्छिप्त, प्रंकिपित, संघर्षहीन और शाप्रवाह। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के जो भेद होते हैं प्रयत्न के आधार पर वह होता है स्पर्श संघर्षी, नासिक, पार्श्विक, उच्छिप्त, प्रकंपित, संघर्षहीन और शाप्रवाह की बात करें। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि छात्र पास हो गए वाक्य में उद्देश्य क्या होता है? छात्र पास हो गए, तो कौन पास हो रहे हैं यहाँ पे? छात्र पास हो रहे हैं, तो उद्देश्य यहाँ पे क्या हो जाएगा? छात्र हो जाएगा। किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? बहुत ही सिंपल सा, सुमित्रा नंदन पंत की बात करेंगे। अगला प्रश्न है किस कवियत्री को आधुनिक मीरा कहा जाता है? तो सभी लोग जानते हैं महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। संज्ञा पदबंध बतलाने वाले वाक्य कौन से होते हैं? तो संज्ञा पदबंध वाक्य बताने वाले रात को पहरा देने वाले। जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रचनाओं में कौन सी नरेश मेहता की लिखी रचना नहीं?
देखिए महाप्रस्थान, अरण्या, सबरी, ये तीनों जो है नरेश मेहता जी द्वारा लिखी है, लेकिन गुनाहों का देवता नरेश मेहता जी द्वारा नहीं लिखा गया है। तो गुनाहों का देवता किसकी रचना है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नागार्जुन की लिखी रचना है। तो प्यासी पथराई आंखें किसकी है, नागार्जुन की लिखी रचना। अगला है, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी कुंवर नारायण जी की रचना लिखी है। तो कुंवर नारायण जी की रचना कौन सी हो जाती है, मेरे साक्षात्कार। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी प्रेमचंद जी की लिखी रचना नहीं है। नहीं, प्रेमचंद जी की लिखी रचना निर्मला, सेवा सदन, कर्मभूमि, लेकिन कल सुनना मुझे यह लिखी नहीं। तो कल सुनना मुझे प्रेमचंद की नहीं है, तो किसकी रचना है, ये आपको कमेंट करके बताना है। इनमें से कौन सी निबंध की विशेषता नहीं। सभी लोग जानते हैं वक्तव्य का प्रकाशन, अंतवृत्त का प्रभाव और एक सूत्रता, ये निबंध की विशेषता होती है, लेकिन तुकबंदी करना यह निबंध की विशेषता नहीं होती। इसलिए कार्य क्वेश्चन डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पत्र का प्रकार नहीं। पत्र का प्रकार तो आप सभी लोग जानते होंगे, व्यापारिक पत्र, सरकारी पत्र, सामाजिक पत्र, लेकिन समाचार पत्र यह पत्र का प्रकार नहीं होता। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न था, सभी लोग समझते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा बिंदु जो है पत्र लेखन की विशेषता नहीं। देखिए, प्रभान्वित, सरल भाषा शैली, विचारों की सुस्पष्टता, ये तीनों बिंदु पत्र लेखन की विशेषता है, लेकिन चरमोत्कर्ष यह बिंदु पत्र लेखन की विशेषता नहीं है। इसलिए कार्य क्वेश्चन डी ऑप्शन सही हो जाए। अगला, निम्न में से कौन सा निबंध का प्रकार नहीं, सभी बताइए। देखिए, विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक, ये तीनों निबंध के प्रकार हैं, लेकिन एकांकी आपके निबंध का प्रकार नहीं। सिंपल सा प्रश्न। निम्न में से कौन जो है संक्षेपण का भेद है। तो संक्षेपण का भेद कौन सा कहलाता है, सारणी संक्षेपण। डी ऑप्शन जो दिया गया है वह यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रासो काव्य नरपति नाल्ह द्वारा रचित है। तो रासो काव्य नरपति नाल्ह द्वारा रचित कौन सी है, और वह दोस्तों वीसल देव रासो। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं। देखिए, नाथ साहित्य की विशेषता है उलट बसियाँ, गुरु महिमा, चित्त बुद्धि और सदाचार में आस्था, लेकिन रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेशन ये आपके नाथ साहित्य की विशेषता नहीं। इसलिए कार्य क्वेश्चन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की, इनमें से कौन सा संक्षेपण से संबंधित तथ्य नहीं है। देखिए, संक्षेपण से संबंधित तथ्य भाषा सरल होनी चाहिए, भाषा मुहावरेदार, अलंकारिक नहीं होना चाहिए, अन्य पुरुष का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन ब्यास शैली होनी चाहिए। यह संक्षेपण से संबंधित तथ्य नहीं, संक्षेपण में ब्यास शैली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए कार्य क्वेश्चन सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक एक प्रहसन है, और वह कहलाता है अंधेर नगरी। आपने पढ़ा होगा। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे स्त्री विमर्श की आलोचिका नहीं माना जाता। देखिए दोस्तों, प्रभा खेतान, अनामिका कात्यायनी, तीनों को माना जाता है, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान, आधुनिक मीरा, तो सुभद्रा कुमारी चौहान स्त्री विमर्श की आलोचिका जो है नहीं मानी जाती। इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से बोलियों के असंगत विकल्प युग्म को छांटना है। असंगत जो दिया गया, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, ब्रजभाषा, मुंदेली, कन्नौजी, भोजपुरी, मगही, मैती, ये सही गया, लेकिन ऑप्शन नंबर जो भी दिया गया है ये आपका विकल्प असंगत, अवधी, बघेली, ब्रजभाषा, ये आपका असंगत दे दिया गया। निम्नलिखित विस्मयादिवाचक वाक्य में किस वाक्य में योग विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। योग विराम चिन्ह सभी लोग जानते हैं, बस करो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता।
ठीक है, तो योग विराम चिन्ह आप सभी लोग समझते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। अगला, राहुल शंकरत्यायन ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना? सरहापा की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो के रचयिता का नाम क्या है? और वह दोस्तों नरपति नल। बिहारी सस्सई का मूल रस क्या है? बिहारी सस्सई का मूल रस श्रृंगार रस। वाक का सही विकल्प क्या है? हिंदी की ध्वनियां कौन सी है? स्वर और व्यंजन। वाक के भेद बताओ। हमने खाना नहीं खाया, मतलब निषेधवाचक वाक। नहीं दे गया, मतलब निषेधवाचक हो गया। ऋषि किन वर्गों के योग से बना हुआ है? ऋषि आधा रा और ई के योग के बना हुआ है ऋषि। निबंध में लेखक का खाली स्थान झांकता हुआ होना चाहिए। निबंध में लेखक का खाली स्थान क्या झांकता हुआ होना चाहिए, सभी बताइएगा। और वह दोस्तों व्यक्तित्व और निजीपन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य के किस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वर्ण युग कहा? हिंदी साहित्य के किस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वर्ण युग कहा? और वह दोस्तों भक्ति काल को। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? या हिंदी साहित्य के इतिहास का, और वह गारसा दत्तासी। क्या होगा? गारसा दत्तासी की बात करें। अगला, निशा निमंत्रण के रचयिता कौन है? निशा निमंत्रण के रचयिता बताना है, हरिवंश राय बच्चन की बात करेंगे। अगला है, अभिजात का पर्यायवाची बताइएगा। तो अभिजात का पर्यायवाची संभ्रांत होता है। नाम उछालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो नाम उछालना मुहावरे का अर्थ होता है बदनाम करना। सिंपल सा प्रश्न। अतीत के चलचित्र किसके द्वारा रचित साहित्य है? जी हाँ, अतीत के चलचित्र किसके द्वारा है? तो ये दोस्तों महादेवी वर्मा की बात करें। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। बेमेल वस्तुएं या मेल न होना किस मुहावरे का अर्थ होता है? तो ये दोस्तों आधा तीतर आधा बटेर की बात करेंगे। नरोत्तम दास का साहित्य इनमें से कौन सा है? नरोत्तम दास जी का साहित्य, और दोस्तों ध्रुव चरित की बात करेंगे। दोस्तों प्रहसन क्या होता है? प्रहसन यह हास्य प्रधान एकांकी होता है। प्रहसन क्या है? हास्य प्रधान एक एकांकी होता है। अगला देखिएगा, विद्यापति का साहित्य इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, विद्यापति का साहित्य लिखनावली है, कीर्ति पताका है, पुरुष परीक्षा है, लेकिन बरवै नाई का भेद नहीं। तो बरवै नाई का भेद साहित्य किसकी है, ये आपको कमेंट करके बताना। छिन्न का विलोम क्या होता है? तो छिन्न का विलोम होता है अविच्छिन्न। जायसी का साहित्य इनमें से कौन सा नहीं? तो जायसी जी का साहित्य है आखिरी कलाम, पद्मावत और कन्हावत। बीजक नहीं। बीजक किसका है सभी लोग जानते हैं, कमेंट कीजिएगा अवश्य। अवहेलना शब्द का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो अवहेलना शब्द का पर्यायवाची होता है अपमान, अनादर और तिरस्कार। मद नहीं होता। ठीक है। जौहर दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? जी हाँ, जौहर दिखाना। जौहर दिखाना मतलब बहादुरी दिखाने की बात करते हैं। कहते हैं जो अपना जौहर दिखा दो, अपनी ताकत दिखा दो, अपनी बहादुरी दिखा दो। पत्ता काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? सभी लोग बताइए। हिस्से 5 हैं, लेकिन 4 हिस्सों में बांटकर एक हिस्से का पत्ता काट दिया जाए, अर्थात अधिकार से वंचित करना। रसखान का साहित्य इनमें से कौन सा नहीं? देखिए, रसखान जी का साहित्य दाल नीला, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान है, लेकिन शिवराज भूषण नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। एक साहित्यिक की डायरी किसके द्वारा लिखित है? तो एक साहित्यिक की डायरी गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखित।
महाभारत मचाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? सिंपल सी बात है, बहुत लड़ाई झगड़ा करना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कमान से तीर निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है? कहते हैं ना, कमान से तीर निकल चुका है, मतलब मुंह से बात निकालना। क्योंकि कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, वैसे मुंह से निकली हुई बात भी वापस नहीं आती। कृपया शांति बनाए रखें। इस आज्ञावाचक वाक्य में प्रश्नार्थक वाक्य में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है? क्या दिया गया है? आज्ञावाचक, कृपया शांति बनाए रखें। इसमें क्या करना है? प्रश्नार्थक वाक्य को परिवर्तित करना है। सभी बताइए। तो वह हो जाएगा, कृपा कर आप शांति बनाए रखेंगे। कृपा करके। दलपति विजय का साहित्य इनमें से कौन सा है? तो दलपति विजय का साहित्य है खुमान रासो, आपने पढ़ा होगा। तुलसीदास का साहित्य इनमें से कौन सा नहीं? तो तुलसीदास का साहित्य बरवे रामायण, हनुमान बाहुक, रामचरितमानस है। रामचंद्रिका नहीं। रामचंद्रिका किसकी रचना है? सभी बताइए। यदि आप आते तो हम साथ चलते, यह किस प्रकार का वाक्य? यदि अगर आप आते, मतलब संकेत दिया जा रहा है, यदि अगर आते तब हम चलते। जी छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होना? जी छोटा करना मतलब मायूस हो जाना। ठीक है। खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, इस वाक्य में किस प्रकार का वाक्य दोष है? खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, अर्थात क्रियागत दोष हो जाएगा। मुल्ला दाऊद का साहित्य इनमें से कौन सा है? तो मुल्ला दाऊद का जो साहित्य कहलाता है वह चंदायन कहलाता है। ठीक है। अगला देख लेते हैं। सुनहले सवाल किसके द्वारा रचित साहित्य है? तो सुनहले सवाल जो है किसके द्वारा रचित एक साहित्य है, और ये दोस्तों सच्चिदानंद हरिनंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है। जिस वाक्य में गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे दोस्तों विस्मयादि वाचक वाक्य कहा जाता है। जिस वाक्य का एक ही उद्देश्य और विधेय हो उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? एक ही उद्देश्य और विधेय हो तो उसे सरल वाक्य कहा जाता है। निर्गुण ब्रह्म को जब भावना का विषय बना लिया जाता है तो क्या होता है? जी हाँ, जब निर्गुण ब्रह्म को भावना का विषय बना लिया जाता है तो रहस्यवाद का जन्म होता है। अमीर खुसरो किसके विकास में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं? अमीर खुसरो दोस्तों खड़ी बोली की बात करें। स्थान के आधार पर पाफा बाभा माँ का उच्चारण स्थान क्या होगा? काखा गगा अइया, चाचा जाइया, काका गगा अंगा, टाटा डाटा ना, पापा बाबा माँ। तो पापा बाबा माँ कब पूछा जा रहा है? उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है, तो ओष्ठ हो जाएगा। पाफा, दोनों ओष्ठ सभी में आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है। पंचमाक्षर अंगा अइया आड़ा ना माँ, इसे पंचमाक्षर बोलते हैं। इनके स्थान पर अनुसार के प्रयोग का सर्वप्रथम प्रस्ताव किसने रखा? डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने रखा था। अगला, नाटक में नाट्य कला अभिनय संबंधी अनेक उपादानों की आवश्यकता पड़ती है और दर्शक ही उसका साधन होते हैं, अभिनेत्री ही उसका साधन होती है, अभिनेता ही उसका साधन होता है, या अभिनय ही उसका साधन होता है। देखिए दोस्तों, नाटक में नाट्य कला और अभिनय संबंधी अनेक उपादानों की आवश्यकता पड़ती है और अभिनय ही उसका साधन होता है। क्या होता है? अभिनय ही उसका साधन होता है। अगला, जो लोग स्वार्थवश व्यर्थ की प्रशंसा और खुशामद करके वाणी का दुरुपयोग करते हैं वे सरस्वती का गला घोटते हैं। ऐसी तुच्छ वृत्ति वालों को कविता नहीं करनी चाहिए। कविता उच्छ्वास से उदार एवं निस्वार्थ हृदय की उपज है। सात्विक मनुष्य मात्र के हृदय में सौंदर्य के प्रवाह बहाने वाला है। उसकी दृष्टि में राजा और रंक सब समान है। वह उन्हें मनुष्य के सिवा कुछ नहीं समझता। इस गद्यांश का उचित शीर्षक पूछा गया है। उचित शीर्षक यहाँ पे दिया गया। इसका जो उचित शीर्षक हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों कविता का दुरुपयोग। यहाँ पे समझिएगा। ठीक। जो लोग स्वार्थवश व्यर्थ की प्रशंसा और खुशामद करके वाणी का दुरुपयोग करते हैं वे सरस्वती का गला घोटते हैं।
ऐसी तुच्छ वृत्ति वालों को कविता नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ से कविता और यहाँ से दुरुपयोग, तो कविता का दुरुपयोग। ठीक है। अगला है, जो लोग स्वार्थवश व्यर्थ की प्रशंसा और खुशामद करके वाणी का दुरुपयोग करते हैं, वही सारी चीज़ें। और यहाँ पे प्रश्न बदलेगा कि राजा और रंक में कौन सा समास होगा। अब समास पूछ लिया गया, तो राजा और रंक में दोनों पद प्रधान है, अर्थात द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है। अगला है, एकाधिक ध्वनि के किसी अक्षर में शीर्ष ध्वनि या प्राय स्वर पर किया गया आघात क्या कहलाता है? ध्वनि बालाघात, वाक्यांश बालाघात, अक्षर बालाघात या शब्द बालाघात की बात करें तो एकाधिक ध्वनि के किसी अक्षर में शीर्ष ध्वनि या प्राय स्वर पर किया गया आघात क्या कहलाता है? और वह कहलाता है ध्वनि बालाघात। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जिन भाषाओं में प्रत्यय प्रकृति के अलग लगाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? श्लिष्ट योगात्मक भाषा, अंतर्मुखी संयोगात्मक भाषा, प्रश्लिष्ट बालात्मक भाषा, बहिर्मुखी वियोगात्मक भाषा की बात करें तो जिन भाषाओं में प्रत्यय प्रकृति से अलग लगाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें बहिर्मुखी वियोगात्मक भाषा कहा जाता है। अगला, किसके आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं? सभी बताइए। ध्वनि के आधार पर, शब्द के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं? वह रचना के आधार पर। कौन कौन से होते हैं ये आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना। दोस्तों, जब कोई शब्द पहले व्यापक अर्थ देता हो और बाद में उसके अर्थ की व्याप्ति सीमित हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? जब कोई शब्द पहले व्यापक अर्थ दे, उसके बाद उसके अर्थ की व्याप्ति सीमित हो जाए तो वह अर्थ संकोच कहते हैं। क्या कहेंगे? अर्थ संकोच। निर्मल वर्मा लिखित चीड़ों पर चांदनी की विधा क्या है? चीड़ों पर चांदनी, क्या वह कहानी है, आत्मकथा है, यात्रा वृत्तांत है या संस्मरण है? तो निर्मल वर्मा की लिखित चीड़ों पर चांदनी जो विधा कहला जाती है वह यात्रा वृत्तांत की बात। अगला, कामायनी एक पुनर्विचार किसके द्वारा रचित एक साहित्य है? कामायनी एक पुनर्विचार किसके द्वारा रचित एक साहित्य है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की बात करेंगे। नैनों को रोने दे मन संकीर्ण न बन प्रिय बैठे हैं, आंखों से ओझल हो गए नहीं वे कहीं यहीं बैठे बैठे। कौन सा रस हो जाएगा? नैनों को रोने दे मन संकीर्ण न बन प्रिय बैठे हैं, आंखों से ओझल हो गए नहीं वे कहीं यहीं बैठे। मतलब कहीं न कहीं वियोग श्रृंगार रस की बात कर रहे हैं। अगला है, चिर जीवो जौरी जुरै क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी ये ब्रज भानुजा वे हलदर के वीर। कौन सा अलंकार हो? चिर जीवे जौरी जुरै क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटिए ब्रज भानुजा वे हलदर के वीर। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो पैवारो उर्वशी सुनु राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवै उर्वशी समान। कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। यहाँ पे देखिएगा, तो पै वारो उर्वशी सुनु राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवै उर्वशी समान। तो उर्वशी का यहाँ पे हुआ है, यमक अलंकार की बात करेंगे। चितवत चकित चहूँ दिस सीता, कहाँ गए नप किशोर मन चीता, लता ओट तब शाखिन दिखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। इनमें कौन सा रस हो जाएगा? तो इसमें से आपका दोस्तों संभोग श्रृंगार रस की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न, जिन जिन देखे वे कुसुम गई सुबीत बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली दार। कौन सा अलंकार हो? तो इसमें आपका अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। संदेशो देव की सो कहियो, हाँ तो धाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो। इसमें आपका कौन सा रस हो जाएगा? तो इसमें आपका वियोग वात्सल हो जाएगा।
क्योंकि संदेश देवकी से कहना, तो यहीं से हमारा वियोग वात्सल की बात करती है। और अंतिम प्रश्न है, कैजुअल लीव का सही हिंदी रूपांतरण क्या होता है? निर्णयात्मक, शब्द समाज, छोड़ देना या आकस्मिक छुट्टी। ये सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में है, सभी को कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा। साथ ही साथ यहाँ पे हमने 100 क्वेश्चन पूरा सॉल्व पेपर किया, आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए। और आपकी क्लास भी स्टार्ट होने वाली है 7 PM से, हमारी लाइव क्लास हिंदी की प्रैक्टिस सेट क्लासेज होने वाली हैं, सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा डेली। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।